Welcome to Study Mission by Salil Sir. What's up, guys? Good morning. Good morning, everyone. So, welcome to स्टडी में सोन आई होप ऑफ वेल। सो आइए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या कुछ नया सीखने को और जानने को मिलता है आज के इस लेक्चर से। तो देखिए, आज हम बात करेंगे कि जो प्लाज्मा थ्योरेपी था उसको क्यों खारिज किया गया है और क्या मुद्दा है सब कुछ। तो और इसको क्यों लेकर आया गया था और अभी किसको क्यों बंद किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा। तो सब कुछ यहाँ पे हम लोग बात करेंगे। तो देखिए, मैं आपको शुरू से कुछ बताना चाहूँगा जिससे कि जिसके साथ आप लोग उसको रिलेट कर सके उसको, इस चीज़ को, इस मुद्दे को। तो आपको बता दूं मैं कि जब स्मॉल पॉक्स आया था हमारे देश में, जी हाँ, स्मॉल पॉक्स आप लोग जान रहे होंगे। तो जब स्मॉल पॉक्स आया था उस समय भी कहीं ना कहीं ये सिचुएशन थी कि वैक्सीन कैसे बनाई जाए। तुरंत वैक्सीन तो बन नहीं सकती है, काफ़ी टाइम लगता है, 8 से 10 साल का टाइम लगता है। तो उस समय इतना टेक्नोलॉजी नहीं था जैसे कि आज के समय आपको विद इन 1 ईयर्स में आपको कहीं ना कहीं वैक्सीन देखने को मिल गई। तो उस समय इतना टेक्नोलॉजी नहीं था, इतना डॉक्टर्स नहीं थे, इतना सब कुछ साइंटिस्ट इतने एक्टिव नहीं होते थे इस चीज़ को लेकर उतना। तो इसकी वजह से कहीं ना कहीं काफ़ी टाइम लगता था उस समय। लेकिन अभी इस सिचुएशन में ये प्लाज्मा थेरेपी जो यूज किया गया है कोविड में, तो इसका बेसिस सिर्फ वही है कि जो हमारे स्मॉल पॉक्स के समय या स्मॉल पॉक्स बोले या उससे भी पहले जो बीमारी आई थी तो उस समय भी कहीं ना कहीं प्लाज्मा थेरेपी का यूज किया गया था। जी हाँ, यूज किया गया था प्लाज्मा थेरेपी का, और उसी के बेसिस पे आज भी प्लाज्मा थेरेपी का यूज किया गया है। ठीक है, तो ये आपको कंफ्यूजन नहीं रखना है कि प्लाज्मा थेरेपी ही क्यों यूज किया गया है। और प्लाज्मा थेरेपी का जो निकालने का प्रोसेस होता है, जी हाँ, ये आप देख पा रहे हो, ये प्लाज्मा थेरेपी ऊपर है और नीचे जो देख पा रहे हो ये आपका ब्लड है। यानी कि जो रेड कलर का गाढ़ा आपको देखने को मिल रहा है वो ब्लड है, और जो पिंक कलर का यानी कि पीला में आपको कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है ये ऊपर साइड, ये प्लाज्मा थेरेपी है। तो ये आपको कन्फ्यूजन नहीं रहना है कि प्लाज्मा थेरेपी क्या है और ब्लड क्या होता है। तो मैं आपसे ये उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस चीज़ को पढ़े हो गए। अगर साइंस पढ़ रहे हो आप तो साइंस में आप लोगों ने ये चीज़ काफ़ी कंसेप्ट में पढ़े होंगे। तो हमारा जो ब्लड होता है, मैं ब्लड के बारे में थोड़ा आपको जानकारी दे दूँ। जी हाँ, जो मेरा ब्लड होता है, जो हम लोग का नॉर्मली ब्लड जो देखने को मिलता है, ये जो ब्लड है, ये ब्लड आपको, हालांकि कोरोना वायरस कोविड-19 को दिखाया गया है लेकिन मैं इसको ब्लड के अकॉर्डिंग कंसिडर कर रहा हूँ। ठीक है, तो अगर ये जो ब्लड है मान कर चलिए, तो ये ब्लड में 3 प्रकार से आपको देखने को मिलेंगे। एक जैसे कि मैंने आपको बताऊं, WBC होता है, RBC होता है, ठीक है, प्लेटलेट्स होता है और प्लाज्मा होता है। ठीक है, तो ये 4 बेसिस आपको देखने को मिलते हैं ब्लड में। आई होप कि कुछ तो आप लोग इसके बारे में जान रहे होंगे। तो WBC होता है, जो WBC जिसको व्हाइट ब्लड सेल बोलते हैं, RBC रेड ब्लड सेल बोलते हैं, प्लाज्मा आप लोग जान ही रहे हो अभी तत्काल चल रहा है ये, और प्लेटलेट्स मैं आपको बता दूं कि प्लेटलेट्स क्या काम करता है। तो प्लेटलेट्स एक वाटर फॉर्म की तरफ होता है और प्लाज्मा भी वाटर फॉर्म की तरफ होता है। तो ये दोनों वाटर फॉर्म की तरफ होता है, लेकिन WBC और RBC ये सेल होता है, ये सेल जुड़ा हुआ है। तो ये आपको ध्यान देना है। तो ये जो दोनों जो सेल होता है WBC और RBC, WBC का क्या कार्य क्या होता है, वर्क क्या होता है, फंक्शन आप लोगों ने पढ़ा होगा डीपली, लेकिन थोड़ा बहुत मैं रिव्यू बताना चाहूँगा यहाँ पे ताकि कोरिलेट कर सके इस चीज़ से। ठीक है, WBC जो है, WBC वही वाइट ब्लड सेल होता है जो कि जो हमारे इम्यूनिटी सिस्टम हम लोग बोलते हैं कि इस समय इम्यूनिटी सिस्टम हम लोग काफ़ी डाउन हो गई है, तो यही इम्यूनिटी सिस्टम को एम्पावर करती है WBC। कैसे? तो वाइट ब्लड सेल जो होता है, ये वाइट ब्लड सेल हमारे जो भी बॉडी में एंटीबॉडी जो बनता है हमारे शरीर,
एंटीबॉडी WBC के कारण ही तो बनता है। तो एंटीबॉडी जो बनती है हमारे शरीर में, तो उससे पहले की जो कोई भी इन्फेक्शन हमारे शरीर में एंटर करती है, जी हाँ, कोई भी इन्फेक्शन हमारे शरीर में अगर एंटर करता है तो WBC एक्टिव होता है, और WBC के कारण हम बोलते हैं कि एंटीबॉडीज बनी है। और जितना WBC एक्टिव रहेगा एंटीबॉडीज बनेगी, और एंटीबॉडीज बनेगी तो इन्फेक्शन से लड़ पाती है। जी हाँ, ये आप लोग जानते हो। तो WBC का काम क्या है? WBC किसी भी इन्फेक्शन से लड़ती है। कोई भी इन्फेक्शन, कोई भी बैक्टीरिया, कोई भी वायरस, कोई भी फंगस आपके शरीर में, आपके बॉडी में एंटर करते हैं तो आर्गन्स को हानि ना पहुंचा पाए, तो इसके लिए WBC काम करता है, उसको रोकने के लिए। ठीक है, तो WBC का ये काम है। RBC की बात करें, रेड ब्लड सेल, जिसको हम लोग बोलते हैं तो RBC जो होता है रेड ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल आप लोगों ने पढ़े होंगे इसको डीपली, बट आपको रिव्यू में बताना चाहूँगा कि RBC जो होता है ऑक्सीजन को प्रोवाइड करता है, यू नो दैट। तो नॉर्मली ऑक्सीजन को प्रोवाइड करता है, न्यूट्रिशन को हमारे पूरे बॉडी के पार्ट्स में इसको सप्लाई करता है। तो इसका नॉर्मली हम लोग बोल सकते हैं कि ये ऑक्सीजन को ये क्या करता है, कैरी करता है। ठीक है, RBC, तो ये आप लोग जान गए। प्लेटलेट्स की बात करें, जो प्लेटलेट्स होता है, ये प्लेटलेट्स आप लोगों ने एक शब्द सुना होगा, वर्ड, जो ब्लड क्लोटिंग की बात करते हैं। तो ब्लड क्लोटिंग कब कब होता है? ब्लड क्लोटिंग मतलब कि जो ब्लड को क्लोट हो जाना, ब्लड को रुक जाना। तो जब आपके पास कोई भी चीज़ें कट जाती है, जैसे कि कोई भी चीज़ें कट गई आपके बॉडी के थ्रू, आपके बॉडी पे आपका फिंगर कट गया या कुछ भी, कोई भी अंग कट गया, तो ब्लड प्लेटलेट्स क्या होता है, प्लेटलेट्स एक ब्लड क्लोटिंग बनाता है ताकि आपका ब्लड जो है वो रुक पाए। ठीक है, तो ब्लड जैसे कंटिन्यूसली अगर ब्लड बहता रहेगा आपके शरीर से तो कहीं ना कहीं हानि पहुंचाएगा, और ऑक्सीजन भी आपके पास कमी हो जाएगी और ब्लड की भी कमी हो जाएगी। इसकी वजह से ब्लड क्लोटिंग ये कार्य करता है हमारा प्लेटलेट्स, यू नो दैट प्लेटलेट्स। आई होप कि आप समझोगे ये तीनों पॉइंट। प्लाज्मा की अगर बात करते हैं तो प्लाज्मा भी आपका एक नॉर्मली वाटर की तरह होता है, और प्लाज्मा आपको हेल्प करता है एक हमारे न्यूट्रिशन को, हमारे ऑक्सीजन को यहाँ पे एग्जिस्ट करने में। ठीक है, और हमारे बॉडी को, हमारे हेल्थ का, हमारे इम्यून सिस्टम को कहीं ना कहीं डेवलप करने में। ठीक है, आई होप कि आप समझे होंगे इस कंसेप्ट को। और बात करते हैं प्लाज्मा, तो प्लाज्मा क्या करता है? तो प्लाज्मा एक प्रकार से ये बहुत ज़्यादा हेल्प करता है हमको हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाने में, और इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ेगी तो हमारे बॉडी में एंटीबॉडी बनेंगे। एंटीबॉडी जब ज़्यादा बनेंगी तो कोई भी इन्फेक्शन हमारे शरीर में वो डेवलप नहीं कर पाएगा, कोई भी इन्फेक्शन हमारे शरीर में एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा। ये चीज़ें हैं, और WBC तैयार हो जाएगा। WBC में जैसे मैंने बताया था वाइट ब्लड सेल क्या कार्य करता है, जो कि इन्फेक्शन से लड़ता है। तो आई होप कि यहाँ तक आप लोगों ने क्लियर किया होगा इस पॉइंट को। तब बात किया जाए थोड़ा सा प्लाज्मा को, तो अब प्लाज्मा की शुरुआत की गई, क्यों की गई, ये बात करते हैं हम कि प्लाज्मा की ज़रूरत क्यों पड़ी। क्योंकि उस समय गवर्नमेंट के पास कोई भी ऑप्शन नहीं था। जी हाँ, आज से अगर बात करें मार्च 20 में कोई भी ऑप्शन नहीं था कि हम लोग क्या किया जाए, कैसे टेकल किया जाए, इस इन्फेक्शन को कैसे रोका जाए। और आपको मैं बता दूंगा, आपको एक जानकारी भी होगी कि कोई भी हमारी बॉडी में कोई भी इन्फेक्शन अगर क्रिएट करता है, कोई भी इन्फेक्शन अगर एंटर करता है हमारी बॉडी में, तो हमारी बॉडी एंटीबॉडी बनाती है और उसको टैकल करते हुए, उसे लड़ती है। तो एब्सोल्युटली आप लोग के पास एक क्वेश्चन बन रहा होगा, जरूर बनेगा, कि जब हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज बनती है तो कोरोना के समय एंटीबॉडीज कहाँ गई थी, एंटीबॉडीज क्यों नहीं बनी, क्यों नहीं कोरोना को हम लोग फाइट कर पाए। एब्सोल्युटली आपके पास ये सवाल, कोई क्वेश्चन जरूर होगा, तो उसको मैं बताना चाहूँ। जब तक कि हमारी बॉडी एंटीबॉडीज बनाए, जी हाँ, हमारी बॉडी एंटीबॉडीज कब बनाती है? एंटीबॉडीज तभी बनाती है जब कोई वायरस हमारे शरीर में एंटर करता है। और जब तक कोई एंटीबॉडीज हमारे शरीर बनाएगी या बनाती, तब तक हमारे शरीर में कोरोना वायरस घुस चुका था, कोरोना वायरस की एंट्री हो चुकी थी। और कोरोना वायरस का एंट्री, ये माना जा रहा है कोरोना वायरस काफ़ी खतरनाक वायरस था, और हमारे शरीर में इम्यूनिटी सिस्टम को कहीं ना कहीं गायब कर देता था। तो
जब तक हमारे शरीर में एंटीबॉडीज बनती तब तक एक कोरोना वायरस कहीं ना कहीं अटैक कर देता, और अटैक करने के साथ साथ ये हमारे शरीर में एक दूसरे ऑर्गन पर भी अटैक करने लगता। ठीक है, तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हमारे शरीर में निकल कर आई थी ये कोविड-19 के समय में। तो उसके बाद क्या ऑप्शन निकला गवर्नमेंट के पास और रिसर्चर के पास, साइंटिस्ट के पास, सोचे विचारे, चीज़ को देखे, हिस्ट्री देखे कैसे टैकल किया जा सकता है, तो ये निकल कर आया प्लाज्मा। जी हाँ, प्लाज्मा थेरेपी जिसको बोलते हैं, यानी कि प्लाज्मा का दान करना। तो प्लाज्मा के प्रोसेस में थोड़ा सा आपको बताऊंगा यहाँ पे, ताकि प्लाज्मा का प्रोसेस कैसे निकाला जाता है। तो ये कुछ रेगुलेटरिंग, आप लोगों ने वर्ड सुना होगा, रेगुलेट करना, किसी भी चीज़ को रेगुलेट करना, और उसको एक मशीन होती है जिसमें रेगुलेट किया जाता है ब्लड को। ब्लड अगर आपके शरीर से निकाला जाएगा, आपके शरीर से देखिए प्लाज्मा डायरेक्ट आपके शरीर से नहीं निकाला जाएगा। अगर कोई भी व्यक्ति प्लाज्मा डोनेट करता है तो प्लाज्मा उसके शरीर से डायरेक्ट प्लाज्मा नहीं निकाला जाता है, ये आपको काफ़ी केयरफुली ध्यान देना है। जी हाँ, डायरेक्ट प्लाज्मा आपके शरीर से नहीं निकाली जाती है, आपके शरीर से ब्लड निकाला जाता है। और एब्सोल्युटली आपको पास एक क्वेश्चन जरूर उठ रहा होगा कि जब ब्लड निकाला जाता है तो ब्लड हम क्यों निकालें, अगर हमको प्लाज्मा की ही ज़रूरत है सिर्फ, तो हम लोग ब्लड क्यों निकालते हैं। तो ये आपको मैं कन्फ्यूजन दूर कर दूँ यहाँ पे, कि जो ब्लड निकाला जाता है उस ब्लड को रेगुलेट किया जाता है। तो जैसा कि मैंने रेगुलेटिंग शब्द बताया था, तो उसी रेगुलेटिंग शब्द के अकॉर्डिंग रेगुलेट किया जाता है इसको एक मशीन में। उस मशीन में एक आप लोग मिक्सचर मशीन देखे होंगे, तो मिक्सचर मशीन की तरह ही वो मिक्सचर मशीन होती है, मिक्सचर मशीन की तरह ही। और ब्लड को मिक्स किया जाता है, इतना रेगुलेट किया जाता है, उसको इतना मिक्स किया जाता है कि ब्लड में को इतना हाई स्पीड पे उसको रोटेट किया जाता है कि जो ब्लड होता है, ये ब्लड ये ब्लड नीचे हो जाता है, क्योंकि ब्लड हमारे जो प्लाज्मा होता है इससे काफ़ी भारी होता है। जी हाँ, प्लाज्मा से ये काफ़ी वेट साइड में भारी होता है ये ब्लड। तो ब्लड काफ़ी नीचे आ जाता है और प्लाज्मा ऊपर हो जाता है इसकी वजह से। और प्लाज्मा इसी की वजह से ये प्लाज्मा को अलग किया जाता है ब्लड से। और जब ब्लड से प्लाज्मा अलग हो जाता है, ये आपको देखने को मिल रहा है, तो ये प्लाज्मा ऊपर हो जाता है और ब्लड नीचे हो जाता है रेगुलेट करने के बाद। तो प्लाज्मा को अलग किया जाता है फिर प्रोसेस से, और उसके बाद ब्लड को अलग किया जाता है। और जिस आदमी के, जिस इंसान के बॉडी से इस प्लाज्मा को निकाला गया है, इस ब्लड को निकाला गया है, उसी बॉडी में फिर ब्लड को इंटर कर दिया जाता है और प्लाज्मा को रख लिया जाता है। यानी कि प्लाज्मा का ही ज़रूरत है सिर्फ, तो प्लाज्मा को ही रखा जाता है सिर्फ। यानी कि किसी को अगर ज़रूरत है प्लाज्मा को, तो उसमें दूसरे का ब्लड नहीं एंटर कर सकते हैं, क्योंकि हमारे शरीर किसी दूसरे के ऑर्गन के, किसी दूसरे के मतलब कि ब्लड को एग्जिस्ट नहीं करेगी। इसके वजह से हम लोग कि ब्लड को नहीं देते हैं, सिर्फ प्लाज्मा को देते हैं, और ब्लड को उसी व्यक्ति को देते हैं जिस व्यक्ति से निकाला गया है। ठीक है, तो आई होप कि इस कंसेप्ट को आप लोगों ने क्लियर कर लिया होगा। सो आइए अब बात पर जाते हैं इस मुद्दे पर कि जब प्लाज्मा हम लोग उस रेगुलेट करने के बाद और बीमार व्यक्ति के अंदर डालते हैं, तो ये जब बीमार व्यक्ति के अंदर डालते हैं तो इसके मतलब उसके बॉडी में एंटीबॉडी बन चुकी है। जी हाँ, और देखिए आपको ध्यान देना है कंसेप्ट की, ये प्लाज्मा उसी व्यक्ति से लेंगे जो व्यक्ति कोविड हो चुका। जी हाँ, जो व्यक्ति को कोविड होकर ठीक हो चुका है, तो उसी व्यक्ति से हम लोग प्लाज्मा लेंगे, और वो व्यक्ति स्वस्थ होना चाहिए, उसको कोई भी रोग ऐसी प्रकार से नहीं होनी चाहिए जैसे कि हार्ट की या किसी भी चीज़ की तो आपको उसी व्यक्ति से प्लाज्मा लेना है और डोनेट करना है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान देना है। और इसी प्लाज्मा को हम लोग एक बीमार व्यक्ति यानी कि एक कोविड अफेक्टिव व्यक्ति में देंगे, तो वो व्यक्ति कहीं ना कहीं स्वस्थ हो जाता है 15 या 20 दिन में, क्योंकि 15-20 दिन टाइम लगता है हमारे बॉडी को एंटीबॉडीज बनाने में। तो ये भी आपको ध्यान देना है। तो एब्सोल्युटली अगर आप ये कहोगे, क्वेश्चन उठेगा कि अगर किसी भी व्यक्ति को कोविड हुआ है, तो एब्सोल्युटली उसको 15 दिन में कहीं ना कहीं ऑटोमेटिक उसके पास एंटीबॉडीज आ जाएगी, तो फिर हमको प्लाज्मा डोनेट करने की क्या ज़रूरत है। लेकिन जब तक आप 15 दिन वेट करेंगे, क्वारंटीन रहेंगे अपने आप को, और इसीलिए बोला भी जा रहा है कि आपको 15 दिन क्वारंटीन रहना है। क्यों? क्योंकि 15 दिन अगर आप अपने आप को क्वारंटीन रखते हो, तो 15 दिन में आपकी बॉडी ऑटोमेटिक आपका एंटीबॉडीज बनाती है। जी हाँ,
ऑटोमेटिक 15 दिन में आपकी बॉडी एंटीबॉडी बनाएगी और आपके इस इन्फेक्शन से वो लड़ेगी और इस इन्फेक्शन को दूर कर पाएगी और बाकी आप नॉर्मली दवा लेती भी रहोगी। इसके वजह से आपको क्वारंटीन रखा जा रहा है। लेकिन आपको क्वारंटीन रखने का सिर्फ पर्पज यही है कि आप दूसरे को सेपरेट ना, मतलब कि स्प्रेड ना करें इस वैक्सीन को, सॉरी इस वायरस को। लेकिन 15 दिन आपको वेट करते समय कहीं ना कहीं आपके आर्गन्स के ऊपर इफेक्ट डाल सकता है यह वायरस। अगर आर्गन्स के ऊपर इफेक्ट डाल दिया, आपके सांसों में लेने में दिक्कत हो गई, आपकी जान तक जा सकती थी और जा भी रही है। तो इसके वजह से ये प्लाज्मा का कंसेप्ट लेकर आया गया कि तब तक आपको प्लाज्मा डोनेट कर दिया जाएगा और उसके बाद 15 दिन में आपकी बॉडी स्वयं एंटीबॉडीज बनाएगी और एंटीबॉडीज ये रहेगा भी, तो आप में कोई भी नुकसान देखने को नहीं मिलेगा। सो आई होप कि इस पॉइंट को क्लियर किए होंगे आप। और उसके बाद जब आपका ये चीज़ें हो जाएंगी, आप सही स्वस्थ हो जाएंगे, तो आप उसके बाद फिर आप प्लाज्मा को डोनेट कर सकते हैं। ठीक है। और अभी ये गाइडलाइन नया आई, आपको बता दूं कि जो भी लोग प्लाज्मा को डोनेट किए हैं, जो भी लोग प्लाज्मा से ठीक हुए, यानी कि प्लाज्मा लेने के बाद वो ठीक हुए हैं कोविड से, तो उनको 3 महीने के बाद वैक्सीन लगानी है। जी हाँ, अभी वैक्सीन आ चुकी है, तो वैक्सीन 3 महीने बाद लगानी है अगर आप प्लाज्मा लेने के बाद ठीक हुए हैं। और ऐसे भी अगर ठीक हुए हैं कोविड से, तो उनको भी 3 महीने बाद वैक्सीन लेनी है। तो ये भी आपको ध्यान देना है। कहीं ना कहीं इस समय की गाइडलाइन नहीं आई है, तो इसलिए मैं इस वीडियो को डिले बनाया, ताकि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास कलेक्ट कर मैं ला सकूँ। सो आई होप कि इस पॉइंट को आप लोगों ने क्लियर किया होगा कि प्लाज्मा थेरेपी को क्यों लाया गया और कैसे ये काम करता है। लेकिन बात सिर्फ यही नहीं है, बात असली मुद्दा ये था हमारा कि प्लाज्मा थेरेपी का भी बंद क्यों किया गया। जी हाँ, प्लाज्मा थेरेपी को भी खारिज क्यों किया गया, ये लास्ट सवाल और इसी कंसेप्ट के साथ मैं इस लेक्चर को कंप्लीट करूंगा। तो प्लाज्मा थेरेपी को बंद करने का कारण ये था कि प्लाज्मा थेरेपी, देखिए, ये ऐसा तो चीज़ है नहीं कि ये नुकसान भी करेगा, लेकिन ये कहीं ना कहीं अगर फायदे के चक्कर में, अपने फायदे के चक्कर में किसी के प्लाज्मा को डोनेट कर ले, ऐसी बात नहीं हो सकती। और उस समय मेरे पास ऑप्शन नहीं था, इसलिए मैं प्लाज्मा थेरेपी को ऑप्शन दिया था गवर्नमेंट ने। लेकिन अभी ऑप्शन क्या है, वैक्सीन। तो अभी वैक्सीन आ चुकी है, इसके वजह से प्लाज्मा थेरेपी को खारिज किया गया, यानी कि प्लाज्मा थेरेपी को बंद किया गया कि वैक्सीन लीजिए, आप प्लाज्मा थेरेपी का उपयोग ना करें। सो आई होप कि इस पॉइंट को आप लोगों ने क्लियर किया होगा पूरी तरह से। सो दोस्तों के साथ शेयर करिए और वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो। और बहुत सारा इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर दी जाती है। आप हमारे साथ कहीं भी जुड़ सकते हो, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, एनीवेयर ऑन सोशल मीडिया, सो यू कैन फॉलो मी। सो ऑल द लिंक्स गिवन इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। सो आई होप कि आप इस लेक्चर को एंजॉय किए होंगे और पढ़ाई के साथ साथ अपने हेल्थ को भी ध्यान रखते हुए आगे बढ़ते रहिए। सो थैंक्स फॉर लिसनिंग। जय हिंद। मिलते हैं फिर कल के लेक्चर में। जय हिंद।